हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो जूनियर अकाउंट की वैकेंसी आई थी, जिसकी एग्जाम्स होने वाले हैं अगस्त में आप लोगों के, उसकी प्रिपरेशन मैं आप लोगों को करवाई चुकी हूँ, लगभग कंप्लीट हो गई है। अब उसके प्रैक्टिस सेट आप लोग के रेगुलर आएंगे, जिससे क्या कि प्रैक्टिस हो जाए, और अगर कुछ चीजें पॉइंट्स वहाँ पर रह गए हैं तो उसमें आपके प्रैक्टिस सेट में कवर हो जाएंगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, कितना भी पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत मस्त होता है, क्योंकि क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझना और क्विकली वहां पर आंसर निकालना, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। भले ही आपने कितनी भी क्लासेस ले रखी हो, अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर वो सब बेकार हो जाती है। तो अब आपके रेगुलर प्रैक्टिस सेट आएंगे, तो रेगुलर अपने प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करिए। कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके करेक्ट हुए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, भूलना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डैश इज द सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ ए बिजनेस। डैश पुस्तकों और अभिलेखों या व्यवसाय की एक व्यवस्थित परीक्षा है। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो हम व्यवस्थित तरीके से करते हैं, जिसमें हम जो बुक्स होती हैं, अकाउंट्स होते हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हमने रखे होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी संस्था में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो वो कौन से होते हैं। ऑडिटिंग, वॉचिंग, वेरिफिकेशन, चेकिंग, अंकेक्षण, प्रमाणन, सत्यापन या फिर जांच। किस चीज़ में हम पुस्तकों अभिलेखों का एक क्रमबद्ध जो है परीक्षण करते हैं, एक सिस्टमैटिक जो है उसका एग्जामाइन करते हैं, उसके बाद कोई निष्कर्ष निकालते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा अंकेक्षण में। अंकेक्षण के कार्य जब हम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम जो संस्था की बुक्स होती हैं, किसी बिजनेस की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, उन बुक्स को सारी चेक किया जाता है। जो भी लेजर रखे गए हैं, जर्नल रखे गए हैं, जो भी अकाउंट्स बनाए गए हैं, उसके बेसिस पर ये डिसीजन लिया जाता है कि वो जो आपने बुक्स बनाई हैं, संस्था की बुक्स रखी गई हैं, वो एक्चुअल में संस्था की उस स्थिति को जो उन बुक्स में दिखाया गया है वो सहीता दर्शा रही हैं या नहीं दर्शा रही, दिखा रही हैं या नहीं दिखा रही हैं। वो किससे पता चलता है, हमको अंकेक्षण से पता चलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑडिटिंग, अंकेक्षण। और जो साथ में प्रमाणन दे रखा है, सत्यापन है, जांच, ये तीनों ही चीजें किसके अंतर्गत आ जाती हैं, अंकेक्षण में आ जाती हैं। अंकेक्षण का कार्य जो किया जाता है वो प्रमाणन के जरिए ही किया जाता है। जो वाउचर्स होते हैं, जो प्रमाणक होते हैं, रिसिप्ट्स होती हैं, उनके जरिए ही ये देखा जाता है कि जो आंकड़े रखे गए हैं, जो भी हमने एंट्रीज करी हैं, जो जर्नल रखा है, जो अकाउंट्स बनाए हैं, वो सही है या नहीं सही है। सत्यापन में ये देखा जाएगा वेरिफिकेशन में कि जो भी एसेट्स हैं संस्था की, जो कंपनी की एसेट्स हैं, जो उसकी बैलेंस शीट में दिखा रहा है कितनी है, एक्चुअल में उतनी ही वैल्यू के एसेट हैं भी या नहीं है, फिजिकली हैं भी या नहीं है, उनकी उतनी वैल्यू है या नहीं है, तो वो हम वैल्यूएशन करते हैं उसका और वेरिफिकेशन करते हैं। और चेकिंग या जांच, इसमें भी यही चीज़ें आ जाती हैं कि जो भी संस्था में किसी तरह का कोई कपट फ्रॉड तो नहीं हो रहा है या सही ढंग से काम हो रहा है, अगर फ्रॉड है तो उसको देखना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये तीनों ही किस में आता है, ये अंकेक्षण में ही आ जाता है हमारा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑडिटिंग, अंकेक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट इशूड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डैश। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए अंकेक्षण के निर्देश पे होने वाला डैश अंकेक्षण है। यहाँ पर आपको बताना है कि वो कौन सा अंकेक्षण होता है या कौन सा ऑडिट होता है जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, उसके आदेश पर होता है, या वो कहता है या वो उसके निर्देश होते हैं कि इस तरह का ऑडिट होना चाहिए, किस तरह का अंकेक्षण हो जाएगा। स्टेटरी ऑडिट, वैधानिक अंकेक्षण, फाइनल ऑडिट, अंतिम अंकेक्षण, मैनेजमेंट ऑडिट, प्रबंधकीय अंकेक्षण, गवर्नमेंट ऑडिट, सरकारी अंकेक्षण। इन चारों अंकेक्षण में से जो अंकेक्षण के प्रकार होते हैं, बहुत तरह का अंकेक्षण होता है, ऑडिट होता है, तो उसी में पूछ रहा है कि ये वाला ऑडिट जो उन्होंने पूछा है, जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के आदेश पर होता है, वो कौन सा ऑडिट हो जाता है, तो वो हो जाएगा आपका सरकारी अंकेक्षण यानी गवर्नमेंट ऑडिट। जो सरकार होती है, क्योंकि एक निजी व्यय होते हैं, कुछ आपके हो जाते हैं सरकारी व्यय या लोक व्यय जिसे बोला जाता है, तो वो बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं। जिस तरह एक फैमिली में एक घर को चलाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम होती है, तो गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के भी जो सारे काम होते हैं, बजट बनाया जाता है, बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं, तो उन सारा का भी लेखा रखा जाता है। तो ये देखना कि वो सही ढंग से रखा गया है या नहीं हुआ है, तो उसका भी ऑडिट कराया जाता है। तो वो ऑडिट किसके आदेश पर कराया जाता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के आदेश पे किया जाता है। तो उस तरह का ऑडिट क्या हो जाता है, सरकारी अंकेक्षण हो जाता है, गवर्नमेंट ऑडिट कहलाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काइंड ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड जनरली बिटवीन टू एनुअल ऑडिट। इस तरह का ऑडिट आमतौर पर दो वार्षिक ऑडिट डैश के बीच किया जाता है। मोस्टली जो ऑडिट होता है वो वर्ष के अंत में ही होता है, जब वर्ष समाप्त हो रहा होता है। तो जब 2 वर्ष समाप्त हो रहे हैं तो उसके बीच में जो ऑडिट किया जा रहा है वो कौन सा ऑडिट हो जाता है, इंटरनल ऑडिट, आंतरिक अंकेक्षण, इंटरिम ऑडिट, अंतरिम अंकेक्षण, फाइनल ऑडिट, अंतिम अंकेक्षण, कंटिन्यूअस ऑडिट, सतत अंकेक्षण।
तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑडिट होता है जो किसी भी फाइनेंशियल ईयर के बीच में ही किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, वो अंतरिम अंकेक्षण होता है, इंटरिम ऑडिट होता है। तो इंटरिम ऑडिट क्यों किया जाता है, कभी कभी जैसे कि वर्ष के बीच में ही लाभांश है, इंटरिम डिविडेंड भी जिसना आप बोलते हैं उसे, अंतरिम लाभांश जो होता है, तो कभी कभी वर्ष के बीच में ही हमको जारी करना पड़ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि अपने खातों को, जो भी बैलेंस शीट्स होती है, जितना भी हमारा हुआ है अभी तक की सारी चीजें, उसी के अकॉर्डिंग बना लिया जाता है। तो वो हो जाता है हमारा अंतरिम अंकेक्षण, इंटरिम ऑडिट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिफोर द वर्क ऑफ ऑडिट इज कॉमेंस द ऑडिटर प्लान्स आउट द होल ऑफ ऑडिट वर्क इज कॉल्ड डैश। अंकेक्षण का काम शुरू होने से पहले अंकेक्षक पूरे अंकेक्षण के कार्य की योजना बनाता है, उसे डैश कहा जाता है। कोई भी कार्य हम कर रहे होते हैं तो पहले क्या होता है, एक पूरा प्लान तैयार करते हैं हम कि किस तरह से हमें उस काम को करना है। इसी तरह ऑडिटिंग में भी क्या होता है, जो ऑडिटर होता है किसी भी संस्था का, किसी भी बिजनेस का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने से पहले क्या करता है, उसकी पूरी एक योजना तैयार करता है, पूरा एक प्लानिंग तैयार करता है। तो वही योजना या प्लानिंग क्या कहलाती है, ऑडिट प्लान, अंकेक्षण योजना, ऑडिट नोट, अंकेक्षण नोट, ऑडिट रिस्क, अंकेक्षण जोखिम, ऑडिट प्रोग्राम, अंकेक्षण कार्यक्रम। तो क्या कहलाएगी वो, किसी भी जिसकी पूरी योजना तैयार करते हैं तो किस लिए करते हैं, पूरा कार्यक्रम होता है हमारा, पूरा प्रोग्राम होता है, तो क्या कहलाता है हमारा ऑडिट प्रोग्राम, अंकेक्षण कार्यक्रम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी, कि ऑडिट प्रोग्राम जो होता है तैयार करता है पहले ऑडिटर, कहीं पर भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी का भी ऑडिट करने से पहले। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाउचर रिलेट्स टू डैश, प्रमाणक संबंधित हैं। तो अभी पहले मैंने प्रमाणकों के बारे में आपको बताया ही था कि प्रमाणक के क्या होता है। जो प्रमाणन का काम होता है, वॉचिंग का काम होता है, ये देखना है कि जो भी लेखे रखे गए हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो भी एंट्रीज करी गई हैं, वो एक्यूरेट है या नहीं, उसमें एक्यूरेसी है या नहीं है, कि सारे जितने भी लेन देन थे सबका लेखा करा गया है या नहीं, सबके रिकॉर्ड्स रखे गए हैं या नहीं, तो और जितने रिकॉर्ड्स रखे गए हैं वो सही है या नहीं। तो ये किसके बेसिस पर चेक किया जाता है, ये वाउचर्स के बेसिस पर चेक किया जाता है, जो प्रमाणक होते हैं। और ये कार्य क्या हो जाता है, ये कार्य वाउचिंग हो जाता है, यानी कि प्रमाणन हो जाता है। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि प्रमाणक किससे संबंधित है, कैश रिसीप्ट, नगद प्राप्ति बिल्कुल संबंधित है, कि किसी भी संस्था में कितनी नगद की, कितनी कैश की प्राप्ति हुई है, उसकी रसीदें जो होती हैं, कितना हमने नगद भुगतान किया है, कैश पेमेंट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नगद लेन देन की जितना भी हमने जो है लेन देन किया होगा, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। तो जो प्रमाणक होते हैं इन तीनों ही चीजों से रिलेट करते हैं, इन तीनों ही चीजों से रिलेटेड होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटिंग बिगिंस वेयर डैश एंड्स। अंकेक्षण वहां से शुरू होता है जहां डैश समाप्त होता है। ये क्वेश्चन आपका जो फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है वहां पर भी पूछा जाता है, जो आपको अकाउंटेंसी वाला आएगा वहां पर भी वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन वहां पर इस तरह से होता है कि लेखाकर्म का कार्य वहां से शुरू होता है जहां डैश समाप्त होता है। क्या समाप्त होता है, पुस्तपालन, बुक कीपिंग जहां समाप्त होती है वहां से अकाउंटिंग शुरू होती है। इसी तरह ये क्वेश्चन यहाँ पर भी आता है कि अंकेक्षण कहाँ से शुरू होता है, जहां पर डैश समाप्त होता है। क्या समाप्त होगा, सेलिंग, विक्रय, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, स्कंद मूल्यांकन, अकाउंटिंग, लेखांकन, परचेजेस, क्रय। तो यहाँ पर कौन सी चीज आ जाएगी, तो अंकेक्षण वहां से शुरू होगा। फिर अंकेक्षण हम किस चीज का कर रहे हैं, ऑडिट हम कर रहे हैं, बुक्स का कर रहे हैं, जो एंट्रीज करी, जो रिकॉर्ड्स रखे गए उसी का ही तो ऑडिट हो रहा है। तो जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाएगा हम ऑडिट भी नहीं कर सकते हैं। तो वो कार्य क्या कहलाता है, वो हो जाता है अकाउंटिंग, यानी कि लेखांकन। तो अंकेक्षण वहां से शुरू होता है जहां लेखांकन समाप्त होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। आप लोग भी साथ साथ ये सॉल्व करते चलिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने आंसर आप लोग के करेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट मीन्स। ऑडिट का अर्थ है, यानी कि अंकेक्षण का अर्थ है व्यापारिक लेन देन की रिकॉर्डिंग, अंतिम खातों की तैयारी, पुस्तकों, खातों, वाउचर आदि की जांच करना, या फिर अंतिम खाते तैयार करना। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ऑडिट का मतलब क्या होता है। रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, अकाउंट्स, वाउचर्स, etc, प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। तो आपको बताना है कि ऑडिट क्या होता है, अंकेक्षण क्या होता है। समझ लीजिए, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन ही आपसे पूछ रहा है, या ये चीज समझ लीजिए कि ऑडिट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी। व्यापारिक लेन देन की रिकॉर्डिंग का काम करना या लिखना, किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना ऑडिट का काम नहीं होता। अंतिम खातों की तैयारी करना भी ऑडिट का काम नहीं होगा। फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं वो अकाउंटेंट के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जो लेखापालक जिसे बोलते हैं, जो जिसकी तैयारी आप ही लोग कर रहे हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट की, तो वही चीज आ जाएगा।
पुस्तकों, खातों, वाउचर आदि की जांच करना, ये काम होता है ऑडिट का, अंकेक्षण का, कि पुस्तकें जो हम रख रहे हैं, बुक्स जो रखी गई हैं, अकाउंट्स जो बनाए गए हैं, जो वाउचर्स हैं किसी भी संस्था के, उसकी जांच करना और ये देखना कि जो भी चीजें इंट्रेस्ट की गई हैं, बुक्स जो भी स्थिति किसी भी व्यवसाय की, बिजनेस की दिखा रही हैं, वो एक्चुअल में सही है या नहीं सही है, जिससे कि जिस भी उद्देश्य से अंकेक्षण का कार्य कराया जा रहा होता है, जो भी पर्पज से अंकेक्षण हो रहा होता है, ऑडिट कराया जा रहा होता है, तो उसके लिए हेल्पफुल हो सके और सही चीज को बताया जा सके। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, होगा ऑप्शन सी, पुस्तकों, खातों, वाउचर आदि की जांच करना, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, अकाउंट्स, वाउचर्स ETC। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑफ लैंड इज ए डैश, भूमि की बिक्री एक डैश है। तो किसी संपत्ति को बेचने की बात यहाँ हो रही है। कौन सी संपत्ति है, लैंड यानी कि भूमि है, उसको अगर हम बेच रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा, रेवेन्यू रिसिप्ट होगी, राजस्व प्राप्ति है, कैपिटल रिसिप्ट है, पूंजीगत प्राप्ति है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राजस्व व्यय है। तो जो अगर हम भूमि को बेच रहे हैं तो किस प्रकार का प्राप्ति है या व्यय है, पहले तो यही समझ लेते हैं। भूमि को बेचने से क्या होगा, बिक्री कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो इनकम होगी, कैश आएगा, भूमि जा रही है तो बदले में कैश आएगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, ये तो प्राप्ति है, रिसिप्ट है। अब ये देखना है कि रिसिप्ट किस तरह की है, रेवेन्यू है या कैपिटल रिसिप्ट है। तो यहाँ पर ये भूमि क्या है हमारी, एक कैपिटल एसेट होते आती है, आपकी फिक्स्ड एसेट है ये भूमि जो है, तो ये क्या हो जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी, पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा उसको तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को समझा करिए, आसान रहता है। पहले तो हमने ये समझ लिया कि बिक्री हो रही है, सेल हो रही है, तो कुछ हमारे पास कैश आ रही है, तो ये पहला क्या हो जाएगा, ये रिसिप्ट है, एक्सपेंडिचर नहीं है ये हमारा रिसिप्ट हो जाएगा। उसके बाद अब ये देखना है कि किस चीज़ की हो रही है। अगर जो चीज़ आपकी सीधे व्यवसाय के संचालन ऑपरेशन से रिलेटेड हो जाती है, जैसे कि स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो राजस्व रेवेन्यू हो जाएगी। लेकिन किसी संपत्ति की अगर बात की जा रही है तो वो हो जाती है कैपिटल। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त संचय डैश द्वारा बनाया जा सकता है, सीक्रेट रिजर्व कैन बी क्रिएटेड बाय डैश, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ओनली, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज ओनली, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओनली, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो गुप्त संचय जो सीक्रेट रिजर्व बनाया जाता है, एक आपका जनरल रिजर्व हो जाता है, प्रोविजंस होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर जो सीक्रेट रिजर्व की बात हो रही है, जो संस्था की बुक्स में नहीं दिखाया जाता लेकिन बनाया जा रहा होता है, तो कौन सी कंपनी के लिए बनाने में क्या होता है, वो वैध हो जाता है, लीगल होता है। केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनी, केवल बैंकिंग और वित्तीय कंपनियां, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सहकारी समितियां। तो यहाँ पर जो गुप्त संचय है, सीक्रेट रिजर्व रखा जा रहा है, वो बैंकिंग और वित्तीय कंपनियां जो होती हैं उनके द्वारा बनाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर डैश, प्रारंभिक व्यय डैश के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पर नीचे संपत्तियां दे रखी हैं, तो समझ लीजिए आपको क्या पता लगाना है, आपको ये पता लगाना है जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो किस तरह के एसेट होते हैं, किस तरह की संपत्ति होते हैं। फिक्टिशियस एसेट, काल्पनिक संपत्ति, इंटेंगिबल एसेट, अमूर्त संपत्ति, वेस्टिंग एसेट, क्षय संपत्ति, फ्लोटिंग एसेट, निर्गमित संपत्ति। यहाँ पर जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं कहाँ दिखाए जाते हैं, आपको याद होगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी एसेट दो साइड होते हैं, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो एसेट साइड में दिखाए जाते हैं। एसेट साइड में जो नीचे हम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर दिखाते हैं उसके अंतर्गत हम जो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को दिखाते हैं। तो कौन से एसेट हो जाते हैं, वो काल्पनिक संपत्ति होते हैं, फिक्टिशियस एसेट होते हैं, एक्चुअल में नहीं होते हैं। लेकिन मेनली जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं क्या, जो हम जो कंपनी का सम्मेलन हो रहा होता है, इनका ऑपरेशन होता है, तो उससे पहले जो व्यय किए जाते हैं वो सब प्रारंभिक व्यय कहलाते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है प्राइमरी एक्सपेंसेस हैं या प्रारंभिक हैं, स्टार्टिंग में किए जा रहे हैं, तो वो किस तरह के हो जाएंगे, वो हो जाती है काल्पनिक संपत्ति हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑडिटर ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय डैश, एक सरकारी कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति डैश द्वारा की जाएगी। यहाँ पर बात हो रही है कि कोई सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनीज भी होती हैं, तो उसमें जो ऑडिटर होता है तो उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसे अपॉइंट कौन करेगा। द गवर्नमेंट कंपनी इटसेल्फ, स्वयं सरकारी कंपनी, द सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार, द शेयर होल्डर्स अंशधारक, द डिबेंचर होल्डर्स ऋण पत्र धारक। तो यहाँ पर जो सरकारी कंपनी होगी उसके अंकेक्षक नियुक्ति कौन करेगा, उसके अंकेक्षक की नियुक्ति करती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, केंद्र सरकार जो होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं रोकड़ बही के अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य डैश हो सकता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ द कैश बुक में बी, यहाँ पर बताना है जो रोकड़ बही होती है उसका जो अंकेक्षण ऑडिट किया जा रहा होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है। टू वेरीफाई द एसेट एंड लायबिलिटीज, टू नो दैट ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हैव बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, टू चेक द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन बिजनेस, टू चेक द बैंक बैलेंस।
तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है जो कैश बुक होती है उसका जो ऑडिट होता है तो क्यों किया जाता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑडिट करने का कैश बुक की। संपत्ति और देनदारियों को सत्यापित करने के लिए ये देखना कि जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो एक्चुअल में है या नहीं, उनको वेरीफाई करना। ये जानने के लिए कि सभी प्राप्तियां भुगतान ठीक से रखे गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है आपकी कि जो रोकड़ बही होती है, कैश बुक होता है, उसमें मेन चीज़ यही देखी जाती है कि जो भी प्राप्तियां हैं हमारी, जो भी हमें रिसिप्ट हैं और जितना जो भी हमारे पेमेंट्स हैं वो सब एक्चुअल में सही ढंग से रखे गए हैं या नहीं रखे गए। तो कि रोकड़ बही जो कैश बुक होती है उसमें सभी यही लेन देन तो रखे जाते हैं, कितना भुगतान किया गया और कितनी प्राप्ति हुई है, कितना रिसीविंग है और कितना पेमेंट है। व्यापार में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की जांच करने के लिए और बैंक बैलेंस चेक करने के लिए, तो मेन जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो यही चेक करना हो जाता है कि ये जानने के लिए कि भुगतान ठीक से रखे गए हैं या नहीं, और सही प्राप्तियां हुई, रिसिप्ट जो है वो सही ढंग से आई हैं या नहीं आई हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड बाय, आवासीय स्थिति को डैश के लिए निर्धारित किया जाता है। यानी कि आपको ये बताना है रेजिडेंशियल स्टेटस कहाँ इसकी बात आती है। जब इनकम टैक्स हम लगा रहे होते हैं तो वहाँ पर ये देखना, क्योंकि जो हमारा टैक्स लगाया जाता है वो रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर लगाया जाता है, ना कि नागरिकता के बेस पर। हो सकता है कि किसी वर्ष में कि कोई व्यक्ति भारत में नागरिक हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इनकम टैक्स के पर्पज़ से भी वो इनकम का जो उसकी वो भारत में टैक्सेबल हो, इसलिए जो उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता ही होगा रेजिडेंशियल स्टेटस तीन तरह किया जाते हैं, आपको पता ही होगा। एक हो जाता है निवासी, अनिवासी और असाधारण निवासी। तो यहाँ पर जो आवासीय स्थिति के किस वर्ष के लिए निर्धारित की जा रही है, तो आपको पता होगा कि जो हम टैक्स लगाते हैं वो गत वर्ष की इनकम पर लगाते हैं इस कर निर्धारण वर्ष में। यानी कि जो अभी आपका कर निर्धारण वर्ष चल रहा है, जो असेसमेंट ईयर चल रहा है 2022-23, इसमें आप किस वर्ष की इनकम पर टैक्स लगाएंगे, आप लगाएंगे जो हमारी 21-22 की इनकम हुई 2021-2022, कब से 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक की इनकम जो होगी हमारी, उस इनकम पर हम टैक्स लगाएंगे। कब लगाएंगे 2022-2023 में। तो यहाँ पर जो टैक्स लगाया जाता है तो वो गत वर्ष के आधार पर लगाया जाता है। तो आवासीय स्थिति जो उसकी निर्धारित की जाती है वो भी गत वर्ष की जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयकर अधिनियम के अंतर्गत कराधान किस डैश पर निर्भर करता है। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट द इंसिडेंट ऑफ टैक्सेशन डिपेंड्स ऑन डैश, द सिटीजनशिप ऑफ द टैक्स पेयर, द एज ऑफ द टैक्स पेयर, द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द टैक्स पेयर, द प्रोफेशन ऑफ द टैक्स पेयर। तो आपको ये बताना है जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें जो हम टैक्स लगा रहे होते हैं वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। करदाता की नागरिकता पर, उसकी आयु पर, उसकी आवासीय स्थिति पर, उसके पेशे पर। तो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसकी आवासीय स्थिति पर। इससे पहले के क्वेश्चन उन्होंने देखा था कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो उसकी आवासीय स्थिति होती है कि रेजिडेंशियल स्टेटस होता है कि जिस वर्ष में, जिस गत वर्ष में, प्रीवियस ईयर का हम उसकी इनकम को देख रहे हैं, उस वर्ष में वो भारत में निवासी था या नहीं था, रेजिडेंशियल था, नॉन रेजिडेंशियल था, किस तरह का निवासी था। उसी के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि उसकी इनकम को हम उसकी जो टोटल इनकम निकालो उसमें ऐड करेंगे या नहीं ऐड करेंगे, किसी पर्टिकुलर इनकम को, क्योंकि 5 हेड होते हैं आपके इनकम के, आपको पता होगा। तो उन 5 हेड में से किसी भी हेड की जो इनकम है वो भारत में जोड़ी जाएगी उसकी आय में या नहीं जोड़ी जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो जो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, आयकर अधिनियम डैश को लागू हुआ। ये तो हमें पता है कि आयकर अधिनियम बना था 1961 में, नाम ही के साथ उसके ऐड है 1961 आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहाँ पर ये लेकिन पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि कब जो है लागू हुआ था। तो यहाँ पर जो लागू हुआ था वो 1 अप्रैल 1962 को लागू हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की और वीडियोस के लिए भी। और किसी तरह का कोई सजेशन हो, कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फैक्ट सेट में। थैंक यू।